हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका हिंदी का पेपर जो आज होने वाला है 4 फरवरी को 2026 में। ठीक है, तो वो जो है हर एक प्रश्न को हम लोग आज टारगेट करेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न को। तो जो भी ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव तो पहले बता दिया गया है, अब सब्जेक्टिव का बारी है। इससे पहले विज्ञापन का वीडियो चला गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वीडियो में अगर बचेगा तो टाइम बचेगा तो आप लोग के लिए जो है ना, हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझेंगे। गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनकी मन में स्थिर नहीं हो। ठीक है, स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उन लोग को हम लोग को शिक्षा देना जरूरी है। ठीक है, जिनके हृदयों में कृष्णा के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनका जो है ना, जिनके हृदय में, ठीक है, मन में जो कृष्ण के प्रति जो है सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है। ठीक है, भटकाव मतलब कि एक जगह उनका मन नहीं स्थिर रहता है। ठीक है, दुविधा है, ठीक है, भ्रम है और चक्कर है, उसी को ये जो है ना गोपियों ने उद्धव की शिक्षा देने के लिए बताया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 2 नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न जो है, पाठ नेताजी के चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था। ठीक है, नेताजी के पाठ मूर्ति निर्माण कस्बे में हुई थी। हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने करवाया था। कौन करवाया था? ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने इसका जो है ना कस्बे पर जो है उनका जो है ये मूर्ति बनवाया था। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि लेखक के युथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन सी वृक्ष देखें। ठीक है, लेखिका ने यमुथांग की यात्रा के दौरान देवदार, चीड़, बर्च और रोडोड्रन जैसे वृक्ष देखें। ठीक है, ये जो है पक्का प्रश्न जो है आप इस प्रकार से आपका लड़ेगा। ठीक है, और हर एक प्रश्न, ठीक है, आप लोग के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए हर एक प्रश्न को आप लोग देखते चलिएगा। कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। ठीक है, कवि जो है बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने की सूचना होती है। ठीक है, तभी तो हम लोग सब लोग सचेत हो जाते हैं ना, बारिश आने से पहले ही सचेत हो जाते हैं, सारा सामान को हम लोग घर में रख देते हैं कि बारिश आने वाला है। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बनाना चाहता है। ठीक है, जो भी क्रांति है उसको लाने के लिए आवश्यकता बनाना चाहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? बादल के गरजने के बाद जल का स्वय बरसता ही है, अर्थात क्रांति को खुद सुखद परिणाम तो तभी सभी को मिलता है। ठीक है, ये जो है आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे यहाँ पे बताया गया है, माता की आंचल पाठ में बैजू और बच्चों के बीच किसे तथा क्यों चिढ़ाया। ठीक है, उसका क्या परिणाम हुआ, चिढ़ाने का क्या परिणाम हुआ उसके बारे में बताना है। बैजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया था। ठीक है, माता की आंचल पाठ में बैजू और बच्चे ने मुनस तिवारी को चिढ़ाया था। ठीक है, मुनस तिवारी पाठशाला जा रहे थे। कौन जा रहे थे? मुनस तिवारी जो है, सॉरी, मुसन तिवारी। ठीक है, मुसन तिवारी जो है पाठशाला जा रहे थे, तब रास्ते में बच्चे ने उन्हें देख लिया और उन्हें चिढ़ाने लगे। बैजू और बच्चे ने मुसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ठीक है, ये जो है बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ाया। उन्हें चिढ़ाने का परिणाम यह हुआ कि मुसन तिवारी ने पाठशाला पहुंचकर बच्चों की शिकायत कर दी। इससे बच्चे डर कर भाग गए। ठीक है, ये जो है इसका पूरा आंसर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा को क्या क्या विशेषता बताई है। ये जो है VVI है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में छप गया है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा मत। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा को क्या क्या विशेषता बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। जैसे वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं, यानी कि अपना जो काम है वो काम करके दिखाते हैं। वे अपनी वीरतापूर्ण कायरों से अपना परिचय देते हैं, यानी कि जो कायर है उसके सामने वो हम लोग हमेशा डरते नहीं हैं। ठीक है, वो हमेशा
उस युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, वीर योद्धा अपने मुंह से अपनी गुण की व्याख्या स्वयं नहीं करते, मतलब कि हम वीर हैं अपने आप से नहीं बताएंगे कि हम वीर हैं, वो समय आने पर हम लोग बता देंगे। ठीक है, आप लोग भी बता दीजिएगा। आज जो है आप लोग का समय है, आज आप लोग खूब मेहनत करिए और कल आज जो है आप लोग एग्जाम में फोड़ करके आइए। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है वीर योद्धा धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। धैर्यवान मतलब कि हम लोग धैर्य रखते हैं, सब पेशेंस रखते हैं। ठीक है, आप लोग कभी भी डराइएगा मत। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है, तो अगर डर जाइएगा तो एग्ज़ाम में भी जो है ना, जैसे हम लोग का एक देख लेते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन है तो कैसे आंसर करेंगे। सभी का आंसर जो है आराम से सोच करके और ठंडे मन से लिखिएगा। ठीक है, वीर योद्धा कभी अपशब्द नहीं बोलते। अपशब्द मतलब कि गलत शब्द जो है वो नहीं बोलते हैं। ठीक है, वीर योद्धा। चलते हैं अगले यहाँ पर। पान वाले और हवलदार साहब ने की सोच में क्या अंतर था, अंतर स्पष्ट करें। वाला जो है वो क्या सोचता था और हवलदार साहब क्या सोचते थे, उसके बारे में अंतर स्पष्ट करना है। हवलदार साहब देशभक्त थे और नेताजी का मूर्ति का चश्मा बदलना उनके लिए एक देशभक्तिपूर्ण प्रेरणादायक बात था। पान वाला देशभक्त का मजाक उड़ाने वाले के रूप में एक साधारण और उत्साहपूर्ण सोच रहा था। ठीक है, ये जो है उसका अंतर था दोनों में। एक जो है क्या करना चाहते थे कि नेताजी के चश्मा पे जो बदल रहे थे, ठीक है, हवलदार साहब वो देशभक्ति को यहाँ पे दिखा रहे थे और प्रेरणादायक को दिखा रहे थे, जबकि वहाँ पर जो पान वाला था उसका मजाक उड़ाने पे लगा हुआ था। ठीक है, और साधारण व्यक्ति था। अब पान वाले का भी सचित्र वर्णन करने के लिए मिल जाएगा, तो उसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता को क्यों नहीं अट रही थी। ठीक है, फागुन बहुत मतवाला है। फागुन क्या होता है, बहुत ही मतवाला होता है, मस्ती होता है, शोभाशाली होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्ते और हवाओं को प्रकट कर रहा हो। ठीक है, फागुन के कारण मौसम इतना सुनहरा हो गया है कि उसमें आंखें हटाने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी सुंदरता जो है ना, उनकी आंख जो है नहीं हटती है वहाँ से। अगला प्रश्न जो है, झिलमिल सितारे की रोशनी में नहाया गतोंग लेखक को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। ठीक है, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखक को रहस्यमयी और जादू भरी प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर की सी बना रहे थे। ठीक है, इसी वातावरण का जादू लेखक पर छाता चला रहा था। ठीक है, मतलब कि उसकी उनके ऊपर पड़ते जा रहा था और उसके आसपास में सिर्फ शून्य थी। ठीक है, क्या थी, सिर्फ शून्य थी। तो ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। अब देखिए एक जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक मुख्यतः किसकी व्यंग किया। ठीक है, पाठ लखनवी अंदाज में लेखक यशपाल की समावृत्ति वर्ग की व्यंग किया है, जो दोहरी जिंदगी जीने का आदी हो चुका था और असलियत से दूर अपने झूठे समानती रोएबे को बनाए रखने के लिए हर स्वभाव प्रयास कर रहा था। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ झूठा दिखाना चाहते थे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे यहाँ पे बताया गया है कि फिर चाहे वे प्रयास बेतुक और अजीब ही क्यों ना हो, वह अपनी पुरानी समानती वाली नवाबी छवि को, ठीक है, ये लखनवी अंदाज, ये लखनऊ के बारे में बताया है कि वहाँ पे लोग नवाब लोग रहते थे। ठीक है, तो उसकी छवि को जो है ना पर भी उसे अपने साथ चिपटाए हुए बनावटी जीवन शैली जीते थे। ठीक है, मतलब कि जो है ना ले करके गए थे अच्छे से खीरा वगैरह को लगा करके, नमक वगैरह सब चीज़, और लास्ट में उसको क्या किए, बस सूंघ सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंकते जा रहे थे। ठीक है, तो वो बस दिखावे वाली ज़िंदगी को यहाँ पे जी रहे थे। आगे यहाँ पे बताया गया है बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनके वेशभूषा भूषा का अपने शब्दों में चित्र वर्णन करने। ठीक है, मतलब कि बाल गोविंद भगत जो है उनके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं इनके बारे में कि भगत की व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था, यानी कि वो साधु के जैसा रहते थे, बहुत कम कपड़ा पहनते थे। ठीक है, एक गोरे चिट्ठे और झोले कद मंझोले यानी कि मंझिला कद के थे ना। ठीक है, उनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर की थी, यानी कि उनका उम्र जो है वो 60 वर्ष से ऊपर का था। उनके बाल पक गए थे, चेहरे सफ़ेद बाल से जगमगा करता रहा था। ठीक है, वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीर पंथियों वाली कनपट्टी टोपी। ठीक है, सिर पर क्या रहता था, कबीर पंथियों वाली कनपट्टी टोपी। इसमें से आपका एक जो है ना
आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि ये किनके जैसा जो है ना टोपी पहनते थे, तो कबीर पंथियों जैसा, कबीर के जैसा, ठीक है। आगे यहाँ पे जड़ा आने पर काली कंबल ओढ़ लेते थे और उनकी मस्ती का रामानंदी चंदन चमकता रहता था मस्तक पर, ठीक है। उनके शरीर जो टीका लगाते थे वो चंदन का टीका एकदम पूरे लगाए हुए रहते थे और नाक की छोर से शुरू होकर के ऊपर की छोर तक की ओर जाता था, ठीक है। यानी कि जैसे नाक से लेकर के ऊपर तक पूरा एकदम टीका लेते थे। वे गले में तुलसी के जड़े एवं विंडोल माला बांध रहे रहते थे और इस वेशभूषा के उनका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत होता था। बस ये चीज़ें आप लिख दीजिएगा तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ आप लोग को याद होगा, जैसे यहाँ पे आपको याद होगा कि वो 60 वर्ष के हो गए थे, उनके बाल जो है पूरे पक गए थे, वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, ठीक है, मंझौले कद के व्यक्ति थे। तो बस इतना चीज़ आप लोग याद रखेगा तो आप लोग वहाँ पे आप लोग अच्छे से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है आत्मकथा कविता के मध्य में प्रसाद जी की व्यक्ति की जो झलक मिलती है उससे आप अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। इस कविता के मध्य में प्रसाद जी की व्यक्तित्व की यह झलक मिलती है, ठीक है। क्या क्या मिलती है तो झलक में, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज जब आंसर लिखेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा देखने में भी लगता है और आंसर भी आपको सटीक लगेगा, ठीक है। प्रसाद जी ने जीवन के वेदना पीड़ा थे, ठीक है, वे सुख की कल्पना ही करते रह गए, ठीक है। वे जो सुख की कल्पना करते रह गए हमेशा के लिए। इस कविता में उनकी निराशा और पलायन वंदी, ठीक है, वृत्ति झलकती रहती है। प्रसाद जी अपने बारे में कुछ कहने से झिझकते हैं, ठीक है, अपने बारे में वो कहने से वो क्या होते हैं, कुछ झिझकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है प्रश्न है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका पेपर जो है ना लगता है कि 100% की छप ही गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी आपको देखना है। मनु भंडारी ने अपनी माँ की किन किन गुणों को चर्चा आत्मकथा में की है, ठीक है। मनु भंडारी जो है वो अपनी माँ के बारे में कौन कौन से गुण की आत्मकथा के बारे में ये जो है चर्चा की है। मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा में अपनी माँ की निम्नलिखित गुणों की चर्चा की है। कौन कौन से गुण है तो यहाँ पे बताया गया है धैर्य, जिसमें धरती से भी ज़्यादा धैर्य था, ठीक है। सहनशीलता, ठीक है, उनकी माँ में सबसे ज़्यादा धैर्य की मतलब कूट भर करके भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने पति यानी कि उनके पिताजी, ठीक है, कि मनु भंडारी के पिताजी की हर ज्यादती और बच्चों की हर इच्छा को शांति से सहा, ठीक है। यानी कि जो भी इच्छा था वो शांति से सह लेते हैं, ठीक है। त्याग और ममता, वे त्याग और ममता की मूर्ति थी, ठीक है। वे त्याग और जो है ना त्याग और ममता की मूर्ति थी। कौन? मनु भंडारी की माँ, जिन्होंने सब कुछ सहकर परिवार को संभाला। सापेक्ष वे शांत, सहनशील और संपन्न गृहिणी थी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला कैप्टन, देखिए एक ये भी आपका क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है। कैप्टन चश्मे वाले के साथ व्यवहार किया जाना अपेक्षा था, ठीक है, अपेक्षित था। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर है कैप्टन चश्मे वाले के साथ सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए था, ठीक है। जो वह एक अपंग व्यक्ति था, अपंग मतलब कि वो लंगड़े व्यक्ति थे, ठीक है, फिर भी किसी को कुछ मांगता नहीं था, ठीक है, किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, ठीक है। और बल्कि नेताजी के सम्मान की रक्षा के लिए वह अपने योगदान कर रहा था, ठीक है। बार बार वहाँ पे जो है ना मूर्तिकार जो है मूर्ति बना करके तो छोड़ दिया था, लेकिन उसमें चश्मा ही नहीं लगा रहा था, ठीक है। तो ये चश्मा लगा करके वहाँ पे अपना बेचते भी थे और वहाँ पर जो चौक पर वो अपने काम को भी करते थे। लोगों की उसकी अपेक्षा करना निंदनीय है। वह समाज के सम्मान पाने का पूरा हकदार था, ठीक है। जो चश्मे वाला जो कैप्टन था वो उसके लिए पूरा हकदार था। तो ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान है, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इसी प्रकार से और भी अगर प्रश्न जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। जैसे एक और प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौजी में, पागल पागल, ठीक है। कैप्टन के प्रति पान वाले के इस टिप्पणी पर अपनी प्रायिकता लिखें, ठीक है। मतलब कि जो है ना दूसरे लोग इस प्रकार से पान वाला जो है इस प्रकार से उनको बोला था कि लंगड़ा है क्या फौजी में जाएगा, नाम तो कैप्टन रख लिया है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पे क्या बताया गया है, पान वाली की यह टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण मतलब कि किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। उसे सोचना चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन के भावनाओं का सम्मान करता है, ठीक है, सम्मान करता है।
और उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी अपनी ओर से चश्मे लगाए रहता है, ठीक है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे, ठीक है। क्यों वहाँ पे चश्मा लगाता था? क्योंकि उनका जो है ना, नेताजी के चश्मा वहाँ पर भूल गया था, जो उसका मूर्ति को बनाया था वो चश्मा ही नहीं बनाया था, इसलिए इसका भावना और देशभक्ति को प्रकट करता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की कमियों की क्रू क्रूरता नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उसकी जो है हम लोग को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, न ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए, ठीक है। कैप्टन को हम लोग पागल नहीं कहेंगे, लेकिन पान वाला जो है उसका मजाक उड़ा रहा था। तो यह हम लोग अपने शब्दों में जो लिख रहे हैं यहाँ पर, अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर 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 जिम्मेदार है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर बाल गोविंद भगत की दिनचर्या के बारे में लिखना था, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत का जो दिनचर्या जो था अचरज था और हैरानी वाला था, ठीक है। कैसे था? तो हैरान कर देता था। वे भगत जी की सरलता थे, मतलब जैसे भगत करता है, ठीक है, भगत तो थे नहीं लेकिन भगत नाम है, तो उस प्रकार से उनका जो है ना जीवन में ये चीज़ें जुड़ गई थी, ठीक है। सादगी और निस्वार्थ, सादगी और निस्वार्थ मतलब बिना भी स्वार्थ के पर हैरान होते थे, ठीक है। भगत भगत जी भूल कर भी किसी को से कुछ नहीं कहते थे, ठीक है, कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज़ को नहीं छूते थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनके बारे में व्याख्या किया गया है यहाँ पर। इसकी दूर दूसरे खेतों में शौच भी नहीं करते थे, ठीक है। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे, ठीक है। दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करने जाते थे। समझिए कितना अचरज का बात है, ठीक है। और यहाँ पे लोग भगत जी पर तब और आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठकर 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते थे। सुबह सुबह एकदम उठते थे और भोरे में, ठीक है, किसी को कोई जगह भी नहीं है तब तक ये वहाँ पर स्नान करके वहाँ से वापस, जब कोई जगता है तो वापस लौट आते थे, ठीक है। वापसी पर गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते थे और उनकी प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना बाल गोविंद भगत के बारे में, दिनचर्या के बारे में अचरज था, ये आपको बता दिया गया। अब देखिए, फसल के हाथों में स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर क्या व्यक्त करना चाहता है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग आंसर लिख लिए हैं, ठीक है। कवि ने फसल को हाथों में स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है, ठीक है। कवि ने फसल फसल को हाथों में स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कहकर कवि ने भाव व्यक्त करना चाहता है कि फसल के उपजाऊ के मनुष्य में परिश्रम का महत्व योगदान है। मनुष्य अपने हाथों से श्रम करके खेती जोतता है और बीजों को बोता है और सिंचाई करता है। फसल का फलना फूलना किसान के श्रम की गरिमा और महिमा का परिणाम है। फसल को गरिमा और महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथों में किए गए श्रम के कारण ही संभव हो पाता है। जब तक अगर हम लोग फसल को समय पे पानी और समय पे उसको हम लोग खाद नहीं डालेंगे तो वो जो है फसल मर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को हाथ से उसको सेना पड़ता है और उसको हम लोग को देख रेख करना पड़ता है, जैसे एक छोटे बच्चे को करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कविता में वर्णित आवश्यक तत्व जैसे नदी का पानी, मानव श्रम, ठीक है, हम लोग मेहनत करेंगे, पानी डालेंगे, खेतों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होना चाहिए और सूरज की किरण और हवा रहेगा, ठीक है, तभी वो फसल जो है उग पाएगा, ठीक है। सूरज की किरण भी नहीं मिलेगा तो फसल जो है ना हमारा बर्बाद हो जाता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये जो है आपका 2 नंबर में आपका सवाल दे सकता है, ठीक है। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए और उससे प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो है ये भी आपका जो है प्रश्न अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ 4 नंबर वाले प्रश्न जो है बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान कला के अन्य उपन्यास थे, तर्क सहित उत्तर दें, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान कला के अन्य उपन्यास थे। उन्होंने 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाई, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो है 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाते रहे। उससे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत भर में अन्य कोई नहीं हुआ। अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 80 साल की उम्र तक लगातार जो है ना, वो
क्या है, शहनाई बजाता रहे, फिर भी अंत में तक वो खुद सच्चे सुर की मांग करते हैं। उन्होंने अंत तक लग रहा था कि शायद अभी भी खुद उन्हें कोई सच्चा सुर देगा और पाकर श्रोताओं को आंखों में आंसू ला देगा। ठीक है, यानी कि वो सुर के इतने विद्वान इंसान थे ना कि जो सुर बजाते थे वो उस सुर में जो है ना इंसान मग्न होता था। मग्न मतलब कि मन मग्न हो जाता था। इस प्रकार से उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। ठीक है, अपने आप को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपने पर झल्लाते भी थे और क्यों, उन्हें तब शहनाई की सही ढंग से बजाना नहीं आता था। ठीक है, वो सोचते थे कि हाँ अभी भी हमें शहनाई जो है अच्छे तरीके से नहीं बजाना आ रहा है, लेकिन दूसरे के नज़र में उनका जो शहनाई का जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बजाया जा रहा था। इससे पता चलता है कि सच्चे कला उपासक थे। मतलब कि वो अपने आप को कभी भी वो भरपूर नहीं समझे कि हाँ हमको जो है सब कुछ बहुत बढ़िया से आता है। वे दो चार गाकर उस्ताद नहीं हो गए हैं। ठीक है, मतलब कि वो सोचते हैं कि हम लोग अभी तो दो चार पंक्ति ही गाए हैं। ठीक है, तो अब हम उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना जारी रखा। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से अपना जीवन में अभ्यास और साधना को जारी रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। ठीक है, संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं को स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनकी मदद करते हैं। ठीक है, जो संगीतकार होते हैं वो दोनों का स्वर बजता है। जब तक स्वर अगर नहीं मिलेगा, गायक नहीं अपना स्वर मिला करके गाएंगे, तब तक जो है ना संगीत अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे संगीतकार संगीत के वाद्य यंत्र बजाकर गायक गायिकाओं को मदद करते हैं। ठीक है, जो संगीतकार होते हैं, जो गायिका होता है उसका जो है ना उसका क्या होते हैं वाद्य यंत्र, जो भी डमरू हो गया, धाल हो गया, ठीक है, झाल मंजीरा, ये सब बजा करके उनकी जो है ना मदद करते हैं। इसकी सहायता से उनके स्वर में उभार आ जाता है। ठीक है, वो और जोर से अपने जोश के साथ वो गाना प्रारंभ करते हैं। प्रायः सभी गायक गायिकाओं के साथ अपने सजिंदे होते हैं। वे गायक गायिकाओं के रंग जमाने में मदद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका ये जो है ना इसका आंसर हो गया। ठीक है, संगीतकार किन रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न है, प्रदूषण के कारण सेनोफॉल की कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के ओर से कौन कौन सा दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। ठीक है, जो प्रदूषण के कारण जो है यहाँ पर बताया गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शक्मी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते सेनोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। प्रदूषण के लिए और कोई दुष्परिणाम सामने आए हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने में के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है। देखिए अगर हम लोग को जब भी वायु प्रदूषण होता है तो हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। जैसे आपके आसपास में अगर धुआं है तो उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा जो है ना सांस लेने में समस्याएं होती है, जिससे सांस में हृदय का रोग बढ़ता है, जिसको अस्थमा कहते हैं। ठीक है, और जल के दूषण होने के कारण अस्वच्छ जल पीना पड़ रहा है, यानी कि खराब पानी भी हम लोग को पीना पड़ता है। इससे पेट में रोग होता है और त्वचा के रोग भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप बहरेपन का रोग और हृदय रोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि हार्ट अटैक का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर बहरेपन यानी कि छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अगर साउंड में रहेंगे तो अभी बचपन में ही बहरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। ठीक है, तो शहनाई जो है वो डुमराव बिहार से शुरू हुआ था और उनके वादक जो थे वो बिस्मिल्लाह खान थे। तो उनके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा जानेंगे। बिस्मिल्लाह खान की दुनिया डुमराव से निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। ठीक है, शहनाई बजाने में रीढ़ का प्रयोग होता है। वह मुख्यतः डुमराव की सोने की नदी के किनारे पाई जाती है। सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीढ़ नरकट के लिए एक घास की बनाई जाती है। नरकट की एक घास के प्रकार बनाई जाती है। इस समय डुमराव के कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र इस प्रकार दुनिया में दोनों के गहरा रिश्ता है। ठीक है, शहनाई का और डुमराव का जो है बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगला यहाँ पे कैप्टन का चश्मा क्यों बार बार बदलता है। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। ठीक है, उसका जो है बार बार चश्मा क्यों बदल देता है।
कैप्टन अपने इन गिने चश्मे में से एक चश्मे श्रद्धा के प्रति नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। अपना मन से जो है ना वो नेताजी के ऊपर में एक चश्मा लगा देता है, किंतु किसी ग्राहक ने के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने को कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा न होने पर मूर्ति के उतार करके जो ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा लगा देता है। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता है, यानी कि जो चश्मा उनके ऊपर लग जाता है वो उनके ऊपर में जचने लगता है, तो सोचता है कि हमारे ऊपर में भी इंसान जो है हमारे ऊपर में भी जचने लगेगा, तो इसलिए वहाँ से चश्मा उतार करके अपने ग्राहक को बेच देते हैं और दूसरे चश्मा वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। ठीक है, तो नाम बाल गोविंद भगत, ठीक है, गृहस्थ होते हुए भी एक सन्यासी थे। गृहस्थ मतलब कि खेती बाड़ी करते थे और उसके साथ भी एक सन्यासी जैसा उनका जो है ना दिनचर्या था। उम्र जो है 60 से ऊपर थे। ठीक है, मझोले कद के थे, गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, इससे पहले 5 नंबर का प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है, बाल सफ़ेद हो गए थे। ठीक है, ये नूरानी थे, चेहरा चमकदार और कमर में सिर्फ लंगोटी, सिर्फ एक कबीरपंथी कनपट्टी टोपी रहती थी और वेशभूषा ऐसा था, हाथ में खंजड़ी, तल्लीन और होकर के प्रभु भजन गायन करते थे और उनका दिनचर्या इसी प्रकार था। ठीक है, समृद्ध को पाथे बनाने के लिए कवि का क्या आशय है? समृद्ध को पाथ्य बनाने के लिए कवि का आशय है कि जीवन में जो थोड़े बहुत मधुर क्षण आए थे, अर्थात उनका मिलना प्रिय हो साथ हुआ था, उन क्षण की स्मृति जीवन का सहारा है। उसी स्मृति के सहारे वह जी रहा है। वह जबकि वह चलते चलते थक गया है, तब उसके मार्ग में यही सहारा रह गया है कि वह पुराना स्मृतियों को संजोए रखें। ठीक है, यानी कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको हम लोग को बचाए रखना है और उसी के साथ जो है ना स्मृति जो है अपना जीवन को जो है व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप लोग का आंसर कंप्लीट हो गया। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स वाला जो है ना आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? जो उद्धव का व्यवहार है उसका तुलना किससे की गई है? तो उद्धव की व्यवहार की तुलना 2 चीज़ों से की गई है। वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त होते हैं। देखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में छप गया है। ठीक है, तो कमल के पत्ते के समान अल्पित है और जिस प्रकार कमल जल के सतह पर पत्ते जल के ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव को कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका। ठीक है, अब कैसे नहीं पड़ सका उसके बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। उद्धव की दशा तेल के गागर के समान है, जो जल में रहते हैं पर उन पे पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाते हैं। इस प्रकार जो है उद्धव को जो है ना उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगला जो है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्ति की है? तो यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे व्यक्त किया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग भी इस प्रकार से पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो आप लोग को कोई भी नंबर नहीं काटेगा। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों में व्यक्त किया गया है। वे स्वयं के श्री कृष्ण रूपी गुड़ की लिपटी हुई चींटी समझते हैं, यानी कि देखिए एक गुड़ जहाँ पर रखा होता है वहाँ पर चींटी जाकर के बार बार वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो है ना श्री कृष्ण के पास हमेशा लिपटी हुई रहते हैं। वे समय को हरियाली पंछी के समान कहती हैं। जो समय जो है वो हरियाली पंछी के हारिल पंछी, ठीक है, हारिल पंछी के समान बताया गया है, जिससे श्री कृष्ण के रूप लकड़ी के दृढ़ता से थामा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें उन लोगों ने बताया। वे मन वचन और कर्म, ठीक है, मन वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। ठीक है, वे जगते सोते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी श्री कृष्ण के नाम ही रटती हैं। ठीक है, कौन? गोपियाँ। ठीक है, और वे कृष्ण से दूर ले जाने योग्य संदेश को सुनते हैं और व्यवस्थित हो उठती हैं। ठीक है, यानी कि श्री कृष्ण यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और जब भी इस प्रकार से संदेश आता है तो वो लोग जो है ना अचानक घबरा जाते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने
पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटे टूटे जाने पर के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं। हमने तो कई अन्य धनुषों के सामने साधारण धनुष समझा था। ठीक है, मतलब कि इसको जो है साधारण धनुष से समझ करके और उसको सोच रहे थे कि उठाएंगे तो तुरंत टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर श्री राम ने इसे नया धनुष समझा। ठीक है, यह धनुष तो श्री राम को छूते तुरंत टूट गया, उनमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, वो जैसे ही छूते हैं वो जो है ना टूट जाता है। तो बोलते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं लेकिन नहीं टूटता है। धनुष तोड़ते समय लाभ और हानि का विचार नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ भी आपका संपन्न हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे प्रश्न है, टोटल अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सभी यह प्रश्न को अभी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पे उद्धव के बारे में संदेश, गोपियों की वीरांगनी के बारे में ये भी समझेंगे। और यहाँ पर देखिए आपके विचार से बाल भोलेनाथ, तो यहाँ पर जो है ना ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए। अब जो है इसके बाद जो है अगला वीडियो में आप लोग का सारा वीडियोस जो भी बाकी प्रश्न बच गए हैं 5 नंबर का एक और वीडियो आएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग को भी देखने में समय लगेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग आते हैं और सारा वीडियो सारा जो प्रश्न है 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ करें, शेयर करें। और उसके साथ जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोग धुआंधार तैयारी कर ही लिए हैं, आज जो है अंतिम पड़ाव है, तो इसको देख करके और अपने एग्ज़ाम में जाइएगा। आपका जो है 100 प्रश्न जो है प्रश्न इसमें से लड़ेगा, क्योंकि आप सुन भी रहे होंगे ना, तब पर में भी आपका जो है ना मन में कुछ ना कुछ प्रश्न आपके मन में घुस ही गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।